बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद। प्रयास कर रहे थे तब से वो पहले ही प्रयास में पहली सफलता मिलना सर ये तो अपने आप में बहुत नमस्कार खुशी की। साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने फेवरेट जुडिशरी चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। और जैसा कि पिछले 21 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी एपीओ 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है और इसमें हमारे साथ अक्षय जी हैं। आपने इसमें 32वीं रैंक अपनी सिक्योर की है। तो सबसे पहले हम टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से और हम अपने समस्त व्यूअर की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और अक्षय जी, कैसा रहा आपका, कैसी अनुभूति हुई रिजल्ट के बाद? सर, बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद। प्रयास कर रहे थे तब से वो पहले ही प्रयास में पहली सफलता मिलना सर ये तो अपने आप में बहुत खुशी की बात है जी। तो अक्षय जी, जैसे कि ये एपीओ का जो एग्जाम होता है, तो ये 3 चरणों का एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो आपकी इसमें क्या रणनीति रही, किस तरह से आपने तैयारी शुरू की? तो इसमें सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने लॉ की फील्ड ही क्यों चुनी? सर, मैं बुंदेलखंड के जिला जालौन के कस्बा नदीगांव का निवासी हूँ। बुंदेलखंड सर शिक्षा के तौर पे थोड़ा पिछड़ा माना जाता है। मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ। मैंने वहाँ देखा है लोगों को कानून के प्रति जानकारी बहुत कम है, लोगों को अपने अधिकार नहीं पता है, न्यायालय तक कैसे पहुंचना है लोगों को ये तक नहीं पता है सर। तो मेरी रुचि भी सर इन विषयों में अधिक थी, तो मैंने सर इस फील्ड को चुना। अच्छा। तो क्या आपके पारिवारिक फैमिली बैकग्राउंड में भी पहले कोई इस फील्ड में है या? नहीं सर, मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड में कोई विधि के क्षेत्र से नहीं आता। अच्छा, चलिए तब तो आपको सच में बहुत बड़ी शुभकामनाएं, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो आप अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कैसी क्या रणनीति आपने अपनाई प्रारंभिक परीक्षा के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए, या फिर आपने जो अपना एलएलबी है वो कहाँ से किया था? सर, मैंने अपनी बीए एलएलबी जो 5 वर्ष का कोर्स होता है, ये मैंने छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से किया है सर। 2021 में मेरा बीए एलएलबी पूरा हुआ था सर। अच्छा। तो आपका जो अपने एलएलबी किया, तो आपके स्कूल का क्या रोल रहा? आपने कैसे वहां पे क्या रेगुलर क्लासेस ली, किस तरह से तैयारी आपने कब शुरू की? जब एलएलबी कर रहे थे या कब से? सर, मैंने बीएलएलबी में एडमिशन के साथ ही न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। इसका अच्छा, आपका अपने तैयारी, जैसे अपने लॉ, कुछ लोग होता है कि कोर्स करने के बाद कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहले से ही वो इसीलिए वो कोर्स करते ही हैं कि उन्हें ये तैयारी करनी है। जी सर, मैंने इसीलिए ये कोर्स किया। तो आपने सिर्फ जुडिशरी फील्ड के लिए ही तैयारी? जी, चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है। क्या रणनीति रही है आपकी इसमें प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में या मुख्य परीक्षा के संदर्भ में? जी सर, जो एपीओ की परीक्षा है 3 चरणों में आयोजित होती है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें 100 अंकों की विधि का प्रश्न पत्र तथा 50 अंकों का जीके का वाला पेपर होता है सर। तो सर, जो लॉ की फील्ड से हम लोग आते हैं तो लॉ में उतनी दिक्कत हम लोगों को नहीं होती है। मैंने सर लॉ के लिए एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व किए, प्रैक्टिस पेपर्स बहुत किए, मॉक टेस्ट बहुत सारे किए। जीके के पेपर में सर लॉ वालों को थोड़ी दिक्कत आती है, इसके लिए मैंने टारगेट फॉर आईक्यू में सत्येंद्र सर से इस विषय में सर चर्चा की। तो उन्होंने मुझे बताया कि किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीके थोड़ा सा सर लॉ वालों के लिए कठिन हो जाता है। जी सर। तो जीके में जो आपका करंट अफेयर्स होता है, समसामयिकी, उसके लिए आपने क्या अप्रोच अपनाया था? सर, मैंने नियमित रूप से जो क्रॉनिकल पत्रिका आती है उसको पढ़ा है, और सर शॉर्ट नोट्स मैंने न्यूज़पेपर डेली पढ़ा है सर। और मैं सर जो चीजें मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकती हैं उनको नोट डाउन किया, और उनके बारे में थोड़ा सबके बारे में कि इस विषय पे वर्तमान में चल क्या रहा है। सेल्फ की नोट्स जी सर, मैंने सेल्फ। अच्छा। और लॉ के लिए क्या रणनीति रही है? जैसे लॉ में 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, आपको सेक्शन के इंडेक्स भी पढ़ने होते हैं, जजमेंट जो लैंडमार्क केसेस हैं आपके या रिसेंट जजमेंट हैं, तो इसमें क्या रणनीति रही है? आप कुछ बताना चाहिए? जी सर, मैंने रिसेंट जजमेंट के लिए जजमेंट एंड लॉ टुडे एक पत्रिका आती है, उसके नियमित रूप से केसेस को पढ़ना और उनके फैक्ट के साथ थोड़ा अपने नोट डाउन किया कि मैं उनके बारे में अवेयर रहूं, बार बार देख सकूं, क्योंकि बार बार पत्रिका को पढ़ना आसान नहीं होता है। तो मैंने उसके सर सेल्फ नोट्स बनाए, और सर मेंस की आंसर राइटिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हल किए, खुद से ये देखा कि 3 घंटे में प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा कर पा रहा हूँ या नहीं। मैंने लिख के सर लॉ की बहुत प्रैक्टिस की, और सर जीके वाले पार्ट के लिए जो मेंस के लिए था, सत्येंद्र सर ने कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए, उनको मैंने लिखा, उनसे कॉपी चेक कराई, और सर जीके में उन्होंने जो बताया उन टॉपिकों पर मैंने विशेष गौर किया। अच्छा, जैसे मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में जो आपके 4 पेपर होते हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो आपके लिए होती है वो समय प्रबंधन की होती है, टाइम मैनेजमेंट की।
तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, इसमें कैसे समन्वय स्थापित किया आपने? सर इस चीज के लिए सर मैंने प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि उसी से मैं अपने टाइम मैनेज कर सकता था। इसका फायदा सर मुझे मुख्य परीक्षा में मिला। जब मैं वहाँ आयोग में बैठ के अपनी मुख्य परीक्षा लिख रहा था, तो चारों पेपर में मुझे ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें मुझे पूरे 3 घंटे लगे। मैंने समय से पहले अपना पूरा पेपर कर लिया और उसको 1-2 बार पढ़ भी लिया जल्दी जल्दी कि कोई चीज गलत तो नहीं हो रही है। तो सर ऐसे मुझे जैसे जो आपकी देखिए सिलेबस लगभग मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में इसमें समान ही होता है। अगर आप जनरल हिंदी के विषय को हटा दीजिए तो लगभग सिलेबस वही है। तो क्या आपने अलग रणनीति अपनाई मुख्य परीक्षा के लिए? सर मैंने मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति अपनाई कि अगर कोई टॉपिक है तो मैंने ये देखा कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और अगर बनेगा तो मैं इसमें अपनी तरफ से क्या लिख सकता हूँ। ये मैंने लगभग सारे टॉपिक्स के बारे में, डायमेंशन को कवर करने की कोशिश की। मैंने थोड़ा सबके बारे में इतना तो समझा कि मुझे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें किन किन चीजों को लिख पाऊंगा। अच्छा, जैसे तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि, और स्पेशली जो जुडिशरी के छात्र तैयारी करते हैं उनके सामने बड़ा चैलेंज होता है कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले का फियर और फ्रस्ट्रेशन, जो एक डर होता है, क्योंकि उसमें ये लगता है कि सब कुछ भूल गया है या मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? जी सर सबको लगता है कि जब एग्जाम के थोड़े से दिन बचते हैं तो ये लगता है मुझे कुछ नहीं आता है, कैसे हो पाएगा। सर उसके लिए सबसे बड़ी बात मुझे ये जो लगा कि आप जो जानते हैं वो पर्याप्त है। अपने आप पर भरोसा रखिए और सर अपनी मेहनत जो है उसको बार बार रिवाइज करिए। चीजें जो आपने लिखी है, नई चीजें पढ़ने से बचिए, और जो आपने पिछला पढ़ लिया है उसको बार बार रिवीजन करिए जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाता। इससे सर आपका भय कम होता है और विश्वास बढ़ता है। अच्छा, पुस्तकों का क्या रोल रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ पुस्तकें जो आप छात्रों को बताना चाहेंगे, तो आपने किस तरह से पुस्तकों का सहारा लिया, किस तरह से बेयर एक्ट का सहारा लिया इसमें कुछ? जी सर, बेयर एक्ट तो सर कंपलसरी है। अगर आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो बेयर एक्ट पे आपकी कमांड बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई टॉपिक है जो बेयर एक्ट की भाषा थोड़ी सी सर कठिन होती है अपेक्षाकृत, जब हम किताबों की तरफ देखते हैं, तो मैंने सर कुछ बुक्स, जैसे मैंने आईपीसी के लिए SN मिश्रा सर की बुक है उसको मैंने पढ़ा। जैसे मुझे कुछ टॉपिक लगे कि मुझे थोड़ा सा और ज्यादा इनके बारे में पढ़ना चाहिए तो मैंने सर बुक से भी पढ़े। अच्छा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अक्षय जी ने कहा है कि इन्होंने बेयर एक्ट और किताबों में एक समन्वय स्थापित करने का काम किया है। ज्यादातर जो तैयारी फोकस्ड रहती है आपकी, वो बेयर एक्ट पे होती है। पूरी तैयारी बेयर एक्ट पे निर्भर रहती है, लेकिन कुछ बिंदु जो विधिक बिंदु होते हैं और सामान्य रूप से समझ में हमें नहीं आते हैं, उनके लिए इन्होंने पुस्तकों का भी सहारा लिया। और अक्षय जी, आप साक्षात्कार के बारे में, जैसे कि हमें याद है आप हमारे साक्षात्कार प्रोग्राम का हिस्सा रहे थे, आपने उसमें भाग लिया था, तो साक्षात्कार में आपसे आयोग में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और हमारे साक्षात्कार से आपको किस प्रकार उससे लाभ मिला, कुछ इस बारे में बताएं। जी सर, मैंने सर मेरा साक्षात्कार 14 तारीख को था। सर मुझसे विधि से जुड़े ही अधिकतर सवाल पूछे गए। इसके अलावा मुझसे कुछ भाग विधि शास्त्र से भी पूछा गया। सर जो टारगेट फॉर IQ में मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ था, मुझे उसमें आपके द्वारा कुछ सलाह दी गई, जैसे कि आपको किस तरह से वहां बैठना है, किस तरीके से अपने आंसर्स देने हैं, और करंट के टॉपिक्स पे जो मैंने उस समय सर थोड़ा सा मैं अपडेटेड नहीं था उन चीजों से, तो आपके द्वारा ये बताया गया कि करंट के टॉपिक्स भी थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि उस समय PCSJ की बिहार सिविल जज की परीक्षा भी थी। तो सर इस वजह से थोड़ा करंट से थोड़ा अपडेटेड नहीं थे, तो उसके विषय में मुझे सलाह दी गई थी आपके द्वारा। देखिए, जैसे कि अक्षय जी कह रहे हैं, इंटरव्यू के लिए भी, इंटरव्यू में आपसे बता रहे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी प्रश्न पूछा गया था या अदर लॉज से भी प्रश्न पूछा गया था, जो आपके APO के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो इससे सिर्फ एक चीज, ये कॉमन जो सेंट्रल आइडिया है वो सामने आता है कि हम इंटरव्यू के सिलेबस को बांध नहीं सकते हैं। कि काफी साथी जैसे रहता है कि ये तो APO में है ही नहीं, ये लॉ, इसको हम क्यों पढ़ें, ये इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इंटरव्यू का दायरा काफी व्यापक है और आपसे संबंधित, विधि से संबंधित और आपके समाज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनसे संबंधित किसी भी भाग में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से। अच्छा अक्षय जी, इंटरव्यू में जो हम लोगों ने आपको प्रोग्राम, मतलब जो अपना बताया था जिस तरह से, तो उसके आधार पर जब आप वहाँ आयोग में गए थे तो आपने वहाँ पे कैसी सहजता महसूस की थी? जी सर, मैं सर जब आप पहले मॉक इंटरव्यू दे चुके होते हैं तो मन में थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है कि मैं ये चीज फेस कर चुका हूँ, तो बहुत ज्यादा डर नहीं रहता है। लेकिन डर तो रहता है हालांकि, लेकिन अगर आप एक बार वो चीजें फेस कर चुके हैं तो उतना डर नहीं रहता है, तो ये उसका मुझे फायदा मिला सर।
किसके बोर्ड में था आपका? सर मेरा इंटरव्यू कल्पराज सर के बोर्ड में। अच्छा, कल्पराज सर के बोर्ड में था। तो साथियों, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, अक्षय जी ने जैसे खुद भी बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में भी ये सत्येंद्र सर से मदद ले रहे थे। सत्येंद्र सर के गाइडेंस में इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की। ये हमारे मेंस जो प्रोग्राम था उसका हिस्सा रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का, और साक्षात्कार के लिए भी हम लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था उसमें इन्होंने भाग लिया था। प्रॉपर हम लोगों के मॉक जो थे, निर्देशन में जो मॉक कंडक्ट कराया गया था उसका हिस्सा रहे हैं। और आगे अक्षय जी, आगे आपकी क्या रणनीति है? आपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? सर मैंने अभी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जो सिविल जज जूनियर डिवीजन की मुख्य परीक्षा भी दी है, जिसका सर मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। जी, अच्छा, आपने मेंस दिया है। चलिए, उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी जाएंगे। बस आप चलते चलते ये एक चीज बता दीजिए कि आप जो आने वाले साथी आपकी तैयारी करना चाहते हैं, जो एकदम शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सीख देना चाहेंगे कि वो कहाँ से शुरुआत करें एपीओ की तैयारी की? जी सर, मैं सर इतना ही कहूंगा कि जब हम पढ़ना शुरू करें तो जिस चीज को पढ़ें उसको बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके बारे में इतना लिख लें कि अगली बार जब हम उसको देखें तो हम पूरी चीजें याद कर पाएं। क्योंकि बार बार वही चीज पूरे विस्तार से पढ़ना उतना शायद मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा, पर आप उस चीज को अगर एक नजर में देखें और सारी चीजें याद आ जाएं, ये ज्यादा जरूरी इसके लिए है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो सर आपने टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में कम से कम 3-4 हेडिंग में कि इन चीजों के विषय में मुझे इस टॉपिक में पढ़ा था और मुझे अभी इतना याद है। तो ये सर जब आप एग्जाम नजदीक आ जाता है तो ये सर बहुत सेल्फ नोट्स और फुट नोट्स, इन सबका बार बार रिवीजन की बड़ी भूमिका है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपके सामने अपना अनुभव बता रहे हैं अक्षय जी, सबसे बड़ी भूमिका आपके तैयारी में रिवीजन भी होती है। क्योंकि हम लोगों के साथ होता है कि हम कभी कभी हमेशा नया पढ़ने की सोचते हैं कि हमें कुछ नया, कुछ स्पेशल मिल जाए, और उस कुछ स्पेशल की खोज में हम अपनी तैयारी से या अपने परिणाम से दूर चले जाते हैं विशेषज्ञ बनने की राह में। तो हम लोगों का देखिए, हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपकी निरंतरता है। आपको लगातार कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक लिए अध्ययन करना है, और दूसरा रिवीजन करना है। चीजों का बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, वो आपको सफलता की काफी करीब पहुंचाएगी। अच्छा जी, आपसे एक चीज हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका पूरी तैयारी के दौरान प्रेरणा स्रोत क्या रहे हैं जिनसे आपको हमेशा मोटिवेशन मिला है? जी सर, इस तैयारी में सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता, और सर मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ। मेरे पिताजी 4 भाई हैं और अभी भी सब लोग एक साथ रहते हैं। मेरा बड़ा परिवार है। तो। जी सर, और मेरे जो सर पापा 4 भाई हैं, चारों लोगों का और चारों जो मेरी माताएं हैं उनका बहुत योगदान है। मैं ये समझिए सर, मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो सबका मेरे साथ हमेशा साथ रहता है। और मेरे एक बड़े भाई हैं, वो भी सर इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनका इस बार सफलता उन्हें नहीं मिली, पर उनका सर बहुत योगदान है मेरी इस तैयारी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखिए, परिवार से बड़ी प्रेरणा कुछ नहीं होती है, और अगर परिवार से ही आपको प्रेरणा मिल रही है तो निश्चित आपकी सफलता होना सुनिश्चित रहता है। और ये आप कर दिखाया है अक्षय जी ने, जो जैसा कि उन्होंने बताया, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होने के कारण, और जैसे काफी साथी बहुत ज्यादा एक्सक्यूज देते हैं अपनी तैयारी के दौरान, बहुत सारे बहाने बताते हैं कि सर हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, हमारे परिवार का कोई नहीं था। उसका जीता जागता उदाहरण है अक्षय जी। इनके ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहे हैं, इनकी सारी पढ़ाई जो हुई है, शुरुआती प्रारंभिक जो अध्ययन हुआ है वो ग्रामीण परिवेश से हुआ है। परिवार से कोई व्यक्ति विधि के क्षेत्र में नहीं था, फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, लगन के दम पे और परिश्रम के दम पे सफलता अर्जित की है। यूपी एपीओ 2022 में अक्षय जी का एक बार मैं फिर से आप सबको याद दिला दूं, 32वीं रैंक सुनिश्चित की है। आपका मीडियम अक्षय जी क्या? हिंदी माध्यम सर। हिंदी माध्यम। देखिए, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा बहाना हिंदी माध्यम के छात्रों को रहता है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसका भी वो भी मिथक तोड़ा है अक्षय जी ने, क्योंकि माध्यम में ये चीज हम मानते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से ज्यादा सिलेक्शन होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप सभी साथी जो लोग तैयारी शुरू करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं, उनके लिए अक्षय जी का जो सिलेक्शन है, इनका सिलेक्शन निश्चित रूप से एक प्रेरणादायक रहेगा। काफी संघर्ष के दौरान, और पहली परीक्षा, पहला अटेम्प्ट था, प्रथम प्रयास में सिलेक्ट होना एक अपने आप में बहुत बड़ी अनुभूति है। और हम ऐसा, जैसा हमें लग रहा है अक्षय जी से मिलने के बाद, साक्षात्कार में भी मुलाकात हुई थी, ये यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, ये लंबी रेस के घोड़े हैं। और हमारी पूरी टीम की तरफ से इनको अभी से शुभकामनाएं, और निश्चित रूप से ये काफी आगे जाएंगे। बस अपनी यही निरंतरता और धैर्य परिश्रम बनाए रखें। आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं अक्षय जी। और आप सबको अभी हम इसी के साथ ये
चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों हम किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।